सो लेट्स स्टार्ट अगेन पार्ट 2 में बच्चे मैं आपको ये बताना चाह रहा था लिथियम कार्बोनेट की ही अभी हम डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये ड्रग है और इसके मतलब क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से इसके एडवर्स इफेक्ट्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले बच्चे ये देखें कि जो इसके क्रॉनिक यूजेज से जो एडवर्स इफेक्ट सामने आ सकते हैं वो कौन से होते हैं। एक होता है वेट गेन, ठीक है, दूसरा हाइपोथायराइडिज्म करवाने के लिए ये नोटोरियस है, ठीक है, और इसके अलावा बच्चे कैल्शियम और पैराथायराइड के लेवल्स जो होते हैं उसको इंक्रीज कर सकता है, और साथ ही साथ बच्चे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो डायबिटीज इंसिपिडस है नेफ्रोजेनिक ऑरिजिन की वो करवा सकता है और रीनल फेलियर करवाने के लिए भी नोटोरियस है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज बच्चे एक याद रखिएगा, छोटी सी फार्माकोलॉजिकल बात यहाँ पे को रिलेट करता चलूं कि जिन लोगों को किसी किस्म का कोई एंटी फंगल इन्फेक्शन होता है तो उनके अंदर हम लोग जो एम्फोटेरिसिन होती है, एम्फोटेरिसिन बी, दैट इज द क्वीन ऑफ एंटी फंगल्स, उसको हम लोग लिथियम कार्बोनेट के साथ कंबाइन नहीं देते क्योंकि एम्फोटेरिसिन बी खुद भी रीनल टॉक्सिसिटी रीनोटॉक्सिक है, तो लिथियम कार्बोनेट भी रीनोटॉक्सिक है। तो ये दोनों अगर आपस में मिल जाए तो ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट के थ्रू किडनी को बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट एक और बात याद रखें कि अगर कोई बंदा टॉक्सिक डोजेस ले लेता है जिसकी वजह से थेराप्यूटिक इंडेक्स जो होती है वो वायलेट हो जाती है लिथियम कार्बोनेट की, तो टॉक्सिक सिम्टम्स भी आपको पता होने चाहिए, बहुत इजी है, नोजिया, वॉमिटिंग, ट्रेमर्स एंड कन्वर्जन। बस ये आपने याद रखना है, नोजिया, वॉमिटिंग, ट्रेमर्स एंड कन्वर्जन। इसी के साथ बच्चे जो हमारा ये वाला टॉपिक है ये कंप्लीट होता है, और अगर आपसे कभी कोई पूछे कि प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम लोग कौन सी दवाइयां यूज करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए, तो आपने कहना है सोडियम वैल्प्रोएट, ठीक है, और लेमोट्रिजीन, ठीक है, और अगर एंटीसाइकोटिक की बात की जाए तो ओलैंजापीन। ये मेरे फाइनल वर्ड्स हैं, मार्क हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे हम लोग आते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर पे, दैट इज एक्चुअली एंजाइटी डिसऑर्डर। हमारे दो टॉपिक्स रह गए हैं डिस्कस करने वाले, एक मैं अभी आपको करवा रहा हूँ, दैट इज एंजाइटी डिसऑर्डर। बच्चे जो आपके एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं ये बेसिकली कैरेक्टराइज्ड होते हैं विद वरीसम थॉट्स, ठीक है। डिप्रेशन में और एंजाइटी के अंदर बेसिक डिफरेंस एग्जिस्ट करता ही यहाँ पे है कि एंजाइटी के अंदर जो थॉट्स होती हैं, वरीसम थॉट्स होती हैं, वो यूजुअली सरकमस्टेंशियल होती हैं, ठीक है, या फिर आप ये कह लें कि वो वक्ती होती हैं, टेम्परेरी होती हैं। डिप्रेशन भी टेम्परेरी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन डिप्रेशन की जो नेचुरल हिस्ट्री होती है वो थोड़ी लॉन्गर होती है एंजाइटी की निस्बत। दूसरी चीज आपको बच्चे ये पता होनी चाहिए कि जो ऑटोनोमिक मैनिफेस्टेशंस हैं खास तौर पे वो कॉमन है एंजाइटी के अंदर। डिप्रेस्ड बंदे के अंदर आप लोग टैकिकार्डिया नोट नहीं करेंगे इतना कॉमनली जितना आप एंजाइटी में नोट करेंगे। मैंने आपको कार्डियोलॉजी में बताया भी था, हमारे प्रॉफ का एमसीक्यू मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टैकिकार्डिया एंड दैट इज एंजाइटी। ठीक हो गया। अच्छा, अब बच्चे एक और चीज यहाँ पे मैं कैरेक्टराइज करता चलूं कि डिप्रेशन और एंजाइटी को ही लेके कि डिप्रेशन के अंदर बच्चे टोटल होपलेसनेस और पेसिमिज्म का एस्पेक्ट आ जाता है। जरूरी नहीं होता कि एंशियस बंदा जो होता है वो पेसिमिस्टिक हो, ऐसे भी आप लोग देखेंगे ऐसे अपने इर्द गिर्द कितने सारे ऐसे काबिल जहीन या जिस तरह के भी लोग हैं जो होपफुल हैं लेकिन वो किसी चीज के बारे में एंशियस है। ठीक है, ये बच्चे कुछ बेसिक मतलब सिचुएशनल डिफरेंसेस थे जो मैंने कहा कि आप लोग को क्लियर कर दूं। अब हम लोग आते हैं बच्चे अपने स्टेबल के ऊपर। एक सेकंड बच्चे जी, ये देखें, ये मुझे काइंडली एक दफा एंजाइटी डिसऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन क्या क्या है ये अगर आप लोग समझेंगे तो इसमें से हमेशा एमसीक्यू आता है, एक ना एक लाजमी आता है, तो वो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, कोई फोबिया हो सकता है, ठीक है, पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है, या जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है जिसको हम लोग गैड कहते हैं। ठीक है, अब ये देखें कि फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर जो होता है ये सिचुएशनल होता है, सिर्फ उस वक्त की सिचुएशन के लिए मोमेंटरीली इंसान को फोबिया होता है और उसको ओवरकम करने के लिए बंदा अपना बिहेवियर अपनाता है कि उस स्टिमुलस को अवॉइड करता है। ठीक है, कॉग्निशन में बच्चे बेसिकली कॉग्निशन से मुराद ये है कि उसके ब्रेन में जो थॉट्स चल रही हैं उनके अकॉर्डिंग उनका वो क्या सोच रही हैं, तो उन थॉट्स के अंदर बेसिकली फियर है उस स्टिमुलस से रिलेटेड। ठीक है, और सिम्टम्स के कब आते हैं, जब आपके सामने स्टिमुलस आए तो, वरना नहीं आते। ठीक है,
उसके बाद है बच्चे पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर जो है ये पैरोक्सिस्मल है। इसके लिए कोई ना कोई एग्रीवेटिंग फैक्टर मौजूद होता है जो कि ट्रिगर करता है एंजाइटी डिसऑर्डर, इस पैनिक डिसऑर्डर को। लेकिन फिर फर्क क्या हुआ फोबिक एंजाइटी में और पैनिक इसके अंदर? बच्चे फर्क इसके अंदर ये हुआ बेसिकली कि इंसान को जो फियर होता है वो अपनी हालत के बारे में होता है, ठीक है। फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर में स्टिमुलस के बारे में इंसान बहुत ज्यादा परेशान होता है, लेकिन पैनिक डिसऑर्डर में जो चीज डोमिनेट करती है वो होती है अपनी कंडीशन, अपनी वरी, अपने बारे में जो साइकोसोमैटिक सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो परेशान करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो ट्रिगरिंग फैक्टर होता है वो कोई इस तरह, मतलब आप देखेंगे फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर में, मैं यूजुअली बात कर रहा हूँ, रूल नहीं बना रहा। यूजुअली फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर में जो स्टिमुलाए होते हैं वो कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पैनिक डिसऑर्डर में कोई इमोशनल ट्रिगर्स, सोशल एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया गैड, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें बच्चे याद रखिएगा कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कैप्लान के अकॉर्डिंग, डेविडसन ने इसको नहीं मेंशन किया हुआ प्रॉपर्ली, 6 मंथ से ज्यादा अगर सिम्टम्स हो तो उसने लेबल किया है कि ये जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है। बिहेवियर बच्चे इसके अंदर यही होता है कि एजिटेशन होती है। अच्छा, मैं इन सबके ना जो क्लिनिकल सिम्टम्स है वो आगे दोबारा बताता हूँ। कॉग्निशन में वरी होती है, अनड्यू वरी, बेवजह की, जबकि आपको पता भी है कि चीजें सेटल हो जाएंगी। और सिम्टम्स परसिस्टेंटली रहते हैं, ठीक है। तो आपने इनको इस टेबल के थ्रू डिफरेंशिएट करना है। अब बच्चे इनके क्लिनिकल फीचर्स कुछ समझ लीजिए। एक यहाँ पे जो बहुत कॉमनली हर दफा जो हमारे यूनिवर्सिटी में तो यही एमसीक्यू आता है, बहुत कॉमनली जो आता है वो देखें वो क्या है। वो है बच्चे कि एगोराफोबिया क्या होता है। एगोराफोबिया इज एक्चुअली फियर ऑफ गोइंग आउट अलोन या बीइंग इन क्राउडेड प्लेसेस, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं एगोराफोबिया, प्लीज इसको याद रखिएगा। नंबर 2 पे बच्चे पैनिक डिसऑर्डर की अगर बात की जाए तो मैं आपको कह रहा था कि जिन चीजों से रिलेटेड इंसान अपने सिम्टम्स से रिलेटेड परेशान होता है, उन सिम्टम्स में चेस्ट पेन आ सकता है, पैल्पिटेशंस आ सकती हैं, पैरास्थीसिया आ सकती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद आप ये देखें बच्चे कि जो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, ये गैज की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मसल की जो टेंशन होती है उसकी चेंजेस हो सकती हैं, साथ ही साथ जो बाउल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं वो डोमिनेट कर सकती हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। चलो जी। उसके बाद बच्चे डायग्नोसिस के ऊपर अगर हम आए तो वो ही जो मैंने अभी आपको टेबल बताया था, अगर आपको वो समझ आया होगा तो ही उसी की बेस पे हम डायग्नोस पिकअप कर लेंगे कि कितने देर की हिस्ट्री है, कब से है, क्या करना चाहिए। जो एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं दे आर एक्चुअली द ड्रग ऑफ चॉइस इन दिस केस, ठीक है। और इनकी थेराप्यूटिक डोज जो होती है वो हायर होती है। ये याद रखिएगा एक बात, जो एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं इनकी जो डोजेज होती हैं वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए ज्यादा होती हैं, लेकिन जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए इनकी डोजेस थोड़ी सी कम होती हैं। ये रूल है, ये याद रखना है, ठीक है। दूसरी चीज बच्चे आपने ये याद रखना है कि एसएसआरआईज और जो टीसीएज होते हैं ये दिए जाते हैं यूजुअली, और एंजाइटी के लिए जो सबसे अच्छा एसएसआरआई होता है आपकी बुक ने लिखा है, दैट इज पेरोक्सिटी, ठीक है। और जो टीसीए ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट सबसे अच्छा, दैट इज क्लोमिप्रामीन, जिसकी डोज मैंने आपको बताई थी 75 टू 150 मिलीग्राम है डेली, ठीक हो गया। इसके अलावा बच्चे आप ये देखें, मैंने आपको एक और बताया था कि जो स्टेज फ्राइट होती है, स्टेज का जो डर होता है, ये तो आपके बिग कैटसन की भी लाइन है, उसके लिए हम लोग कॉमनली प्रोपेनोलोल यूज करते हैं, दैट इज अ बीटा ब्लॉकर, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि इसने डिस्कस किया है और एस्पेक्ट के जो बेंजोडाइजेपीन्स होती हैं ये भी शॉर्ट टर्म के लिए यूज की जा सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कतई ये यूज नहीं की जा सकती क्योंकि इनकी वजह से डिपेंडेंस हो सकती है, ठीक है। और जो शॉर्ट टर्म बेंजोडाइजेपिन हम लोग प्रेफर करते हैं दैट इज एक्चुअली लोराज़ेपम, प्लीज इसको याद रखिएगा। ये बहुत अच्छी ड्रग है जो कि तकरीबन 2 घंटे के लिए आराम से कर देती है बंदे को, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे देखें आप लोगों का मैं जो एक और आप लोगों का कल जो लेक्चर लूंगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यहाँ पे आज नहीं बताऊंगा क्योंकि बुक के अंदर इतना अच्छा नहीं दिया हुआ, तो मैं आप लोगों को कल बताऊंगा ये। अब बच्चे आखिरी डिसऑर्डर हम लोग कर रहे हैं साइकाइट्री का, दैट इज एक्चुअली सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके अंदर कोई ना मतलब कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन जो होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती पेशेंट। ये सबसे पहली बच्चे बात आपने याद रखनी है।
कोई मेडिकल कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती पेशेंट की, उसकी ईसीजी नॉर्मल आ जाती है, उसका ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है, एक्सरे नॉर्मल आ जाता है, लेकिन द पेशेंट इज स्टिल कंप्लेनिंग कि मुझे ये भी मसला है, ये भी मसला है, ये भी मसला है। इससे रिलेटेड, इस चीज से मुतल्लिक मैं आपको आखिर में इस लेक्चर की एक बात बताता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी चीज क्लियर हो जाए। अच्छा, अब बच्चे देखें कि इसकी डिफरेंट टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं। डिफरेंट टाइप्स जो है बेसिकली हम वो क्लिनिकल फीचर्स को स्टडी करने के लिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हैं सोमैटोफॉर्म ऑटोनोमिक डिसफंक्शन। सोमैटोफॉर्म ऑटोनोमिक डिसफंक्शन वो डिसफंक्शन है जिसके अंदर आपको ये वाले साइन एंड सिम्टम्स मैनिफेस्ट हो सकते हैं। नंबर 1, कार्डिक न्यूरोसिस। ठीक है, इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसके अंदर आप लोग ये कहें कि साइकोजेनिक जो वेंटिलेशन हो सकती है वो इंक्रीज कर सकती है। इसके अलावा आप ये कहें कि साइकोजेनिक वॉमिटिंग हो सकती है बंदे को, ठीक है, लेकिन उसकी कोई प्रूवन कॉजेज आपको नहीं मिली। यह है सोमैटोफॉर्म ऑटोनोमिक डिसऑर्डर। कार्डिक न्यूरोसिस के अंदर आपको पैल्पिटेशन, टैकिकार्डिया कॉमनली मिल जाता है। दूसरा जो आपका डिसऑर्डर है दैट इज सोमैटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर। सोमैटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर के अंदर बच्चे बंदा कंप्लेंट करता है कि मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, वहां पे पेन हो रहा है, बार बार यही कहता है। अच्छा, एक चीज बच्चे आप नोट कर लीजिए कि जो आपका सोमैटोफॉर्म ऑटोनोमिक डिसऑर्डर है, इसके लिए जो हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स देते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देते हैं। प्लीज ये नोट्स बना के इसको कर लीजिए, बल्कि मैं ऐसे करता हूँ खुद ही आप लोगों को टेबल एक प्रॉपर बनवा देता हूँ, ताकि आप लोग इन डिजीजेस को और इनके ट्रीटमेंट को साथ साथ कवर करते जाएं। प्लीज ये टेबल मेरे साथ ड्रॉ करके नोट कर लीजिए, यूनिवर्सिटी में बहुत आसान होगा, वरना इसमें लंबी चौड़ियां कहानियां लिखी हुई हैं। सोमैटोफॉर्म ऑटोनोमिक डिसऑर्डर्स के मैंने सिम्टम्स आपको बताए। कार्डियक न्यूरोसिस हो सकता है, साइकोजेनिक वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है, और साइकोजेनिक हाइपरवेंटिलेशन हो सकती है। ट्रीटमेंट मैंने क्या बताया, एंटी डिप्रेसेंट देंगे और साथ सीबीटी देंगे। दूसरी जो आपका डिसऑर्डर आता है दैट इज सोमैटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर, जिसमें फॉर एग्जांपल बंदा कहता है मेरे दाएं हाथ में, पूरे के पूरे हाथ में दर्द शुरू हो गया अचानक बहुत ज्यादा, ईसीजी करवाते हैं कुछ भी नहीं निकलता, कोई उसको हार्ट की बेसिस नहीं मिलती, ठीक है। तो इसके अंदर बच्चे जो यूजुअली हम लोग ड्रग्स प्रेस्क्राइब करते हैं, एक तो पहले ट्रीटमेंट जो प्रेस्क्राइब करते हैं वो सीबीटी होता है, साथ एंटी डिप्रेसेंट्स भी हो सकती हैं, लेकिन न्यूरोपैथिक ड्रग्स भी हो सकती हैं। और न्यूरोपैथिक ड्रग्स में बच्चे आपको पता होना चाहिए दो ड्रग्स जो कॉमनली आती हैं, गैबापेंटिन, ठीक है, जो कि रिलैक्स कर देती है मसल्स को, और साथ ही साथ प्रीगैबेलिन, ये आपने याद रखनी है दोनों ड्रग्स, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा डिसऑर्डर यहाँ पे है दैट इज क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, ठीक है। और याद रखिएगा जो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम होता है इसका दूसरा नाम होता है, जो आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, हैरिसन में इसका जिक्र है और ये एमसीक्यू आया हुआ है, न्यूरोस्थीनिया, ठीक है, नर्व्स का टायर्ड हो जाना, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, जिसके अंदर पेशेंट कंप्लेंट करता है पुअर मेंटल कंसंट्रेशन की, मसल एचेस की और स्लीप की डिस्टर्बेंसेस की। लेकिन ये कुछ डिजीजेस के बाद भी हो सकता है। कौन सी वो डिजीजेस है जिनके बाद ये हो सकता है? इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, हेपेटाइटिस और इन्फ्लुएंजा। और बच्चे आजकल जितना कोविड फैला हुआ है, तो इवन मैं ये नहीं कह रहा कि कोविड वाले पेशेंट्स को क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम हो जाता है, लेकिन पोस्ट कोविड सिंड्रोम जो है उसके अंदर फटीग बहुत डोमिनेट करती है, बहुत ज्यादा। अच्छा, उसके बाद बच्चे ये देखें कि इसके अंदर सीबीटी जो है वो प्रेस्क्राइब की जा सकती है। साथ ही साथ बच्चे जो चौथा डिसऑर्डर है दैट इज डिसोसिएटिव कन्वर्जिव डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर। ये डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर क्या होता है? अचानक बंदा अपनी जो उसकी नॉर्मल रूटीन होती है, जो नॉर्मल हैबिट्स होती हैं, उनको अपने आप से डिसोसिएट कर लेता है। जैसे अगर वो देख रहा, नॉर्मली वो उसकी आंखें काम कर रही हैं, लेकिन अचानक वो क्या कहेगा, मेरी आंखें काम नहीं कर रही, मुझे नजर नहीं आ रहा, उसको नजर नहीं आने लगता, ठीक है। ये मैं आपको ये नहीं कह रहा कि पेशेंट इस सारे मामले में झूठ बोलता है या फेक करता है, मैं ये चीजें डिसऑर्डर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो उसको चीजें होती हैं वो सारी भूल जाती हैं, चीजें भूलने को हम कहते हैं डिसोसिएटिव एमनीजिया, ठीक है। नजर ना आने को हम लोग कहते हैं डिसोसिएटिव ब्लाइंडनेस। इसके अलावा उसको सेंसरी लॉस हो सकता है, वो अपने इवन चलना भूल सकता है, चलता हुआ चलने के लिए जब खड़ा होता है तो डरता है। तो इस डिसऑर्डर के लिए भी आप लोग सीबीटी ही एडवाइस करते हैं, साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिसऑर्डर आता है सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर जो होता है ये क्या होता है? बच्चे सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर के अंदर
मल्टीपल कंप्लेंट होती हैं, मल्टीपल सिस्टम्स की कंप्लेंट होती हैं। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक बात है, ये याद रखना, ठीक है। और इसका जो दूसरा नाम होता है बच्चे, इसको हम लोग कहते हैं ब्रिक्वेट सिंड्रोम। ये आपका प्रॉफ का एमसीक्यू है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्रिक्वेट सिंड्रोम? सोमैटोफॉर्म ऑटोनोमिक डिसऑर्डर, सोमैटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर या सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर? तो आपने ये कहना है, ठीक है। अब बच्चे इसके अंदर होता क्या है कि ये वुमेन के अंदर ज्यादा कॉमन है और पेशेंट मल्टीपल सिस्टम्स की कंप्लेंट करता है। मुझे पेशाब भी ठीक नहीं आ रहा, सांस में बड़ा मसला होता है डॉक्टर साहब। और आपको एक और बात बताता हूँ कि सर में भी बहुत दर्द रहता है और कभी कभी तो ऐसे होता है मुझे मिर्गी के झटके झटके पड़ने शुरू हो जाते हैं। इतनी सारी डिफ्यूज प्रेजेंटेशन जब आपको वो बताता है तो डॉक्टर एकदम परेशान हो जाता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि आपने इसको ऐसे इग्नोर नहीं करना, साइकाइट्रिक एवेल्युएशन के लिए पेशेंट को लाजमी भेजना है। नंबर 2 बात ये बच्चे, इसके अंदर आपको अक्सर औकात हिस्ट्री मिलती है कि पेशेंट ने मतलब अपने उसके साइन एंड सिम्टम्स इतने ज्यादा वो कंप्लेंट करता है कि सर्जन्स को उसको ऑपरेट करना पड़ जाता है। तो आप लोग देखेंगे कि ऐसे पेशेंट्स की हिस्टेरेक्टमी हुई होती है, ठीक है, या कोलिसिस्टेक्टमी हुई होती है। याद रखिएगा प्रॉफ के अंदर ये सिनेरियो आता है, बच्चे भूल जाते हैं इस चीज को। तो अगर आपको सिनेरियो में हिस्ट्री दी हुई है कि उसकी हिस्टेरेक्टमी भी हो चुकी है, कोलिसिस्टेक्टमी भी हो चुकी है, लेकिन उसको अभी भी ये सिम्टम्स हैं, तो आप याद रखिएगा ही इज सफरिंग फ्रॉम सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे जो छठा डिसऑर्डर आता है दैट इज हाइपोकॉन्ड्रियसिस या हाइपोकॉन्ड्रियकल डिसऑर्डर। जो हाइपोकॉन्ड्रियसिस होता है बच्चे, इसके अंदर पेशेंट का स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है कि उनको, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वही जो मैंने कल एक एग्जांपल दी थी कि किसी पेशेंट के बंदे के हाथ पे नेल नेल लग गई है फॉर एग्जांपल फिंगर पे, तो वो कहे मुझे तो बस कैंसर हो गया, मुझे कैंसर हो ही गया है भाई, ये मानो ना मानो मुझे कैंसर ही है, ठीक है। यानी कि अपने पास जो फर्म एक बिलीफ हो जाना कि मुझे ये बीमारी है और यूजुअल से ज्यादा अपने बारे में फिक्रमंद हो जाना अपनी हेल्थ को लेके, दैट इज एक्चुअली हाइपोकॉन्ड्रियसिस। इसकी बच्चे एक सब टाइप है जो कि डर्मेटोलॉजी में विटनेस की जाती है, दैट इज नोन एज डेलूजनल पैरासाइटोसिस। ये क्या होता है बच्चे जरा देखिएगा। ये होता है कि पेशेंट जो है वो कंप्लेंट करता है कि मेरे जिस्म के ऊपर कीड़े फैल रहे हैं, ठीक है, या मुझे बहुत ज्यादा खारिश आती है, स्केबीज है, मुझे ये है वो है। जब बच्चे हम लोग उसकी स्किन की स्क्रैपिंग्स लेके जो उसके हेयर की स्क्रैपिंग्स होती हैं वो लेके उनको ऑब्जर्व करते हैं, जो भी डर्मेटोलॉजिक प्रोसीजर्स हैं लैम्प्स के अंदर जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें उसमें कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। तो डेलूजनल पैरासाइटोसिस का आपको एमसीक्यू आ सकता है, ये याद रखिएगा कि डेलूजनल पैरासाइटोसिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। तो फिर आपने वो बताना है। आखिरी डिसऑर्डर जो हम यहाँ पे कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, जिसके अंदर पेशेंट जो होता है वो अल्ट्रा कंसर्न्ड होता है, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा कंसर्न्ड होता है अपनी फिजिक के बारे में। लेकिन कंसर्न होने के हिसाब से उसकी एक खराबी ये बनती है कि वो ये कहता है मैं इम्परफेक्ट हूँ, मेरा नाक खराब है, ऐसा सही हो जाए, उसकी सर्जरी करवाने के लिए चला जाता है। मेरा जिस्म खराब है, मुझे गायनाकॉइड ओबेसिटी है, मुझे एप्पल ओबेसिटी है, डिफरेंट कंप्लेंट ये करता रहता है, ठीक है। इस डिसऑर्डर का जो पुराना नाम था वो था डिस्मॉर्फोफोबिया। ये आपने याद रखना, ये आपका प्रॉफ का एमसीक्यू है। डिस्मॉर्फोफोबिया इज द अदर नेम ऑफ विच डिसऑर्डर, ठीक है। ये आप देखें ये करेगा और पेशेंट की हिस्ट्री के अंदर ये होती है कि वो कॉस्मेटिक सर्जरी करवाता है, ठीक है। खास तौर पे सेलिब्रिटीज के अंदर ये वाली चीज बहुत कॉमन होती है और इस केस के अंदर भी सीबीटी या एंटी डिप्रेसेंट ही देते हैं आप लोग, ठीक है। ये थे बच्चे आपके सारे सोमेटाइजेशन सिंड्रोम। और इनकी बच्चे अगर मैं छोटी सी एक आपको हेडिंग्स बना दूं कि इनका मैनेजमेंट आप क्या करेंगे, तो सबसे पहली चीज बच्चे रीएश्योरेंस होती है साइकाइट्री के अंदर। और बच्चे वैसे भी याद रखिएगा आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इंशाल्लाह अगले साल हाउस जॉब में जब आप जाएंगे, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीड्स, रेडियोलॉजी, ईएनटी, जो भी आपका वार्ड है, अगर आपको पेशेंट कभी आके कहे कि मुझे ये दर्द हो रहा है या मुझे तकलीफ हो रही है, और अगर मैं देखता हूँ हॉस्पिटल्स में डॉक्टर को इमरजेंसीज में भी डॉक्टर्स आगे से क्या कहते हैं, कुछ नहीं है, बैठ जाओ, ठीक हो जाएगा अभी। नो, नो, दैट्स अ क्रिमिनल एक्ट। आप पेशेंट की कंप्लेंट को कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप अपनी लाइफ में ये वाली बातें ले इन अगर आप ऐसा बोलते हो कभी पेशेंट को, तो याद रखना, चलो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, क्योंकि हम लोग अक्सर आप देखें हमारा जो सेटअप है हम लोग उसमें यही कहते हैं, चलो ये तो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है,
हम लोग और प्राइवेट प्रैक्टिस में जाके देखो तो वही गवर्नमेंट वाला डॉक्टर आपको इतना मीठा मिलेगा, हर बात आपकी सुनेगा, कहेगा जी बिल्कुल हो सकता है ये, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अम्मा जान आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नो, दैट्स अ टोटली रॉन्ग अप्रोच, दैट्स हिपोक्रेसी, दैट्स अ क्रिमिनल एक्ट। बच्चे, जब भी कभी आपके पास कोई पेशेंट आए और वो कह रहा है कि मुझे पेन हो रही है, तो आप अगर उसको ये नहीं कह सकते कि हाँ ये पेन बिल्कुल, ये मतलब अगर फॉर एग्जांपल ऐसे पेशेंट आते हैं ना जो कि मेलिंजरिंग कर रहे होते हैं या फेक कर रहे होते हैं चीजों को, फिर भी आपने ये नहीं कहना, आप ये ही कहते हैं अच्छा ठीक है चलिए मैं इसको ट्रीट करने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ, आप मुझे मजीद ये बताएं बाकी दर्द किस किस जगह पे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब से हो रहा है, पूरी उसकी हिस्ट्री लें। आपने ये नहीं कहना हर बंदे को कि ये फेक है या ये फंक्शनल है। हॉस्पिटल में ये टर्म बहुत कॉमनली यूज की जा सकती है। आई एम विटनेस ऑफ सच एन एक्सीडेंट इन अवर मेडिकल इमरजेंसी, जहां पे पेशेंट को ये कहा गया कि ये फंक्शनल है एंड ही डाइड आफ्टर 7 मिनट्स। बच्चे, ही वॉज नॉट फंक्शनल। तो हर चीज को आप फंक्शनल नहीं कह सकते अपने आप से जान छुड़ाने के लिए और अपने एचओस पे काम डालने के लिए। तो बच्चे, पहली चीज थी रीअश्योरेंस, नंबर 2 के ऊपर आती है एक्सप्लेनेशन। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करें सारी चीजों को जिन चीजों से वो गो थ्रू कर रहा है। नंबर 3 के ऊपर आती है एडवाइस, और नंबर 4 के ऊपर आती है ड्रग ट्रीटमेंट। नंबर 5 के ऊपर आता है साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट। ठीक है, और अगर वो इससे भी नहीं उसकी चीजें रिजॉल्व हो रही या अगर हो भी गई हैं तो फिर भी आप रिहेबिलिटेशन के लिए उसको भेजते हैं, और सबसे ज्यादा इन केसेस में आप प्रेफर करते हैं शेयर्ड केयर को, ये आपने याद रखना है। ठीक है, चलो ये थे बच्चे आपके सारे के सारे डिसऑर्डर। जो आपके कुछ दो डिसऑर्डर्स और हैं दैट आर नोन एज ब्यूलिमिया नर्वोसा एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये आप लोगों ने बच्चे खुद स्टडी करने हैं। ठीक है, अब बच्चे हम लोग अपना लेक्चर जो है वो साइकाइट्री वाला कंक्लूड करने वाले हैं, लेकिन अभी आपने जाना नहीं है क्योंकि डर्माटोलॉजी हम लोगों ने थोड़ी सी आज करनी है, बाकी मेजर जो पोर्शन है वो कल करना है। तो आज आप लोगों को सिर्फ मैं छोटे छोटे 2 टेबल्स कराऊंगा। वापस आइए, मेरा लेक्चर लीजिए और फिर छुट्टी मिलेगी।